हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉमर्स का यानी पेपर टू जिसका कॉमर्स पेपर कोड जिसका 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया गया है। हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसमें हम 3 सितंबर 2024 का पेपर कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हम 75 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं 76 क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आप रीड कर लो। देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 1991 के ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बिल्कुल ठीक है आंसर इसका। देखो, नरसिम्हा कमेटी 1991 में ऑफिशियली द कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग रिकमेंडेशंस दी थी। कुछ की रिफॉर्म्स इसमें बताऊं, सबसे पहले रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक थ्रू प्राइवेटाइजेशन और ऑटोनॉमिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रोवाइड करना। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके। इसे बेसिकली बेसल नॉर्म्स के साथ अलाइन किया गया था। फिर लिबरलाइजिंग की गई थी इंटरेस्ट रेट्स की, यानी जो चीज बैंक्स को अलाउ करती थी कि टू सेट रेट्स बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स रेदर देन आरबीआई मैंडेट्स। स्ट्रेंथनिंग की गई थी बैंक सुपरविजन की और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की गई थी इन ऑपरेशंस। ये रिफॉर्म्स फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन किया और पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ का फाउंडेशन रखा। अब दूसरी ऑप्शंस की बात करें, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ये गलत है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स लेटर आए थे। प्राइमरली ये टू नरसिम्हा कमेटी टू 1998 के साथ लिंक्ड है, जो फोकस करते हैं ऑन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नेंस को इंप्रूव करना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एड्रेस करना। ये 1991 के रिफॉर्म्स का फॉलोअप था, नॉट द ओरिजिनल सेट, सो ये इनकरेक्ट है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये भी गलत है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एक ब्रॉडर टर्म है जो बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स को कवर करती है। 1991 के नरसिम्हा कमेटी स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर पे फोकस थी, सो ये टर्म टू जनरल है और प्रिसाइज नहीं है। और लास्ट थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करें, ये भी गलत है ऑप्शन। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स कोई रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स। ये लाइकली एक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है विद नो हिस्टोरिकल और पॉलिसी रेलेवेंस। ठीक है जी, 77th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन मॉडर्न मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को चेक करते हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, मार्केट्स आर होमोजीनियस। ये मार्केटिंग के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करता है। सो ऑप्शंस की बात करें, फोकस ऑन कस्टमर बिल्कुल ठीक है, कस्टमर फोकस मार्केटिंग का कोर प्रिंसिपल है। एम्फेसाइजिंग की बिजनेसेस को कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस और सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये ड्राइव स्ट्रेटजीज लाइक, अब इससे जो स्ट्रेटजीज ड्राइव होती हैं जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग्स और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिससे मार्केट रेलेवेंस बना रहे। अब दूसरी बात करें, मार्केट्स आर होमोजीनियस, ये गलत है। ये नॉट अ मार्केटिंग प्रिंसिपल है क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस कि मार्केट्स आर हेटेरोजीनियस विद डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट्स हैविंग यूनिक नीड्स, बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। प्रिंसिपल्स जैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, यानी जिसे हम बेसिकली एसटीपी कहते हैं, प्रिसाइजली इस डाइवर्सिटी को एड्रेस करते हैं। टेलरिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स। अज्यूमिंग होमोजेनिटी आउटडेटेड है और कॉन्ट्राडिक्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, जो इसको करेक्ट आंसर नहीं बनाता। ठीक है, मेकिंग दिस द करेक्ट आंसर। अब आगे, कस्टमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि कस्टमर बाय बेनिफिट्स या सोल्यूशन, नॉट जस्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, कस्टमर परचेज कन्वीनियंस, स्टेटस या प्रॉब्लम सॉल्विंग वैल्यू एम्बेडेड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये की इनसाइट है ड्राइविंग वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग। चौथे की बात करें, मार्केटिंग इज टू इंपॉर्टेंट टू लीव टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये हाईलाइट करता है कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सारे डिपार्टमेंट जैसे सीएस, ऑपरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती हैं टू डिलीवर अ कस्टमर वैल्यू। ये प्रिंसिपल प्रमोट करता है होलिस्टिक मार्केटिंग कल्चर को, जिससे इंश्योर होता है कि एवरीवन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और ब्रांड के सक्सेस के लिए। ठीक है जी, सो बेसिकली इसमें यानी ऑप्शन 1 फोकस ऑन द कस्टमर, ऑप्शन 3 कस्टमर डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स, ऑप्शन 4 मार्केटिंग इज टू इंपॉर्टेंट टू लीव द मार्केटिंग, ये ठीक है। और केवल मार्केट्स आर होमोजेनियस, ये वाली गलत है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं 78th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो मैचिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्केटिंग के प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1,
ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये प्राइसिंग का कोर है। अब मैचेस की बात करें, स्किमिंग यानी हाई इनिशियल प्राइस फॉर अर्ली अडॉप्टर्स इसमें सेट होता है। तो अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं, देखो स्किमिंग प्राइसिंग में आप हाई इनिशियल प्राइस सेट करते हो ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके फ्रॉम अर्ली अडॉप्टर्स जो विलिंग है पे करने के लिए एक प्रीमियम प्राइस फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रेटेजी कॉमन है इन टेक्नोलॉजी या हाई वैल्यू मार्केट जहां अर्ली रेवेन्यू रिकवरी बहुत क्रिटिकल होती है बिफोर प्राइस रिडक्शन ब्रॉडर मार्केट के में जाने के लिए करने से पहले। अगर पेनिट्रेशन की बात करें, इसमें लो इनिशियल प्राइस होता है मार्केट शेयर के लिए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक लो इनिशियल प्राइस सेट करती है टू क्विकली कैप्चर मार्केट शेयर स्पेशली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में या न्यू एंट्रेंट्स के लिए। ये वॉल्यूम ड्रिवन स्ट्रेटेजी है जिसका एम है रैपिड अडॉप्शन और लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस ग्रोथ। फिर आता है प्रीमियम यानी हाई प्राइस फॉर क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिविटी के साथ ये मैच करता है। प्रीमियम प्राइसिंग में आप हाई प्राइस चार्ज करते हो सुपीरियर क्वालिटी को, ब्रांड की प्रेस्टीज को या एक्सक्लूसिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिससे आप हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट करते हो। ये स्ट्रेटेजी लग्जरी या निच मार्केट्स में कॉमन है जहां प्राइस सिग्नल करता है वैल्यू और स्टेटस को। फिर डिस्क्रिमिनेटरी की बात करें, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस या जिसे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हो, इसमें डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं फॉर सेम प्रोडक्ट। अब ये होता क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर विलिंगनेस टू पे। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट स्टूडेंट्स को देने, रीजनल प्राइसिंग करनी। ये रेवेन्यू मैक्सिमाइज करता है बाय कैप्चरिंग वेरिड कस्टमर सेगमेंट्स वैल्यू परसेप्शन। ठीक है जी, आगे चलती हैं 79th क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं, रीड कर लो। बेसिकली ये क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग के टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज को कवर करता है और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 ईसीडी ओनली। ये प्रोजेक्ट वैल्यूएशन का की है। सो बात करें ए की, टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये बिल्कुल ठीक है। टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अक्कर होता है जब प्रोजेक्ट एसेट्स को टर्मिनल ईयर में सेल किया जाता है एट अ प्राइस लेस देन बुक वैल्यू, जिससे कैपिटल लॉस होता है। ये लॉस टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है, टैक्स सेविंग को जनरेट करता है ड्यू टू लोअर टैक्स लायबिलिटी विच इज इंक्लूडेड इन टर्मिनल कैश फ्लोज। अब टैक्स सेविंग जैसे कैश इनफ्लोज से निकालो। बी की बात करें, टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये गलत है। ये टर्म रिडंडेंट और कंफ्यूजिंग है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो अपने आप ही एक टैक्स सेविंग क्रिएट करता है जो ऑप्शन डी में कवर्ड है। बट टैक्स लॉस ऑन लॉस कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो अगर इसकी बात करें, इंक्लूडिंग दिस वुड डबल काउंट द टैक्स अवेयर मेकिंग इट इनकरेक्ट। ठीक है जी। सी की बात करें, रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल इन जो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हो जाती है प्रोजेक्ट के एंड में एज ऑपरेशंस वाइंड डाउन। ये रिकवरी एक कैश इनफ्लो है इंक्लूडेड इन टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज, क्योंकि फंड्स टाइड अप इन वर्किंग कैपिटल जो है वो फ्री अप हो जाते हैं। वर्किंग कैपिटल की बात करें, इन्वेंट्री रिसीवेबल माइनस पेएबल हो गया। ठीक है। फिर टेक डी की बात करें, टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये भी बिल्कुल ठीक है। टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का मतलब है टैक्स बेनिफिट फ्रॉम अ कैपिटल लॉस व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिलो बुक वैल्यू। ये टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है क्रिएटिंग अ कैश इनफ्लो वाया टैक्स सेविंग्स, जो एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है टर्मिनल कैश फ्लोज का। अब ई की बात करें, टैक्स सेविंग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये गलत है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी जब एसेट्स को अबव बुक वैल्यू सोल्ड किया जाता है, एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं क्योंकि गेन्स टैक्सेबल होते हैं जिससे कैश फ्लोस रिड्यूस होते हैं। ये टैक्स सेविंग नहीं बल्कि टैक्स आउटफ्लो देता है, सो टर्मिनल कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होता है एज अ पॉजिटिव कंपोनेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखो ये क्वेश्चन स्टैट के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्रिटिकल रीजन को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये क्वेश्चन स्टैट के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्रिटिकल रीजन को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 z इज ग्रेटर देन 1.645। देखो यहाँ पे ना एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अब मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट में जो आपको सी हो रहा है, ऑप्शन 4 यानी z इज लेस देन इक्वल टू -1.645, ये करेक्ट बोला गया था पेपर में, लेकिन ये लाइकली एक एरर है। और इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से ठीक इसका आंसर है। देखो हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस यानी μ1 is less than equal to mu या μ1 minus μ2 is less than equal to 0, meaning population mean 1 is less than or equal to population mean 2. Alternate hypothesis μ1 is greater than μ2 या μ1 minus μ2 is greater than 0, meaning population mean 1 is greater than population mean 2.
ये वांटेड यानी राइटेड है क्योंकि H1 ग्रेटर है देन डायरेक्शन में सिग्निफिकेंस में। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस लेवल एंड सैंपल साइज की बात करें, अल्फा एट 0.10, 10% सिग्निफिकेंस लेवल मतलब 10% चांस ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू। अगर n ग्रेटर देन 30 है सो सैंपल साइज लार्ज है, अलाउइंग यूज ऑफ Z टेस्ट यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अज्यूमिंग पॉपुलेशन वेरिएंस नोन या सैंपल साइज सफिशिएंट है। ठीक है। क्रिटिकल रीजन फॉर राइटेड टेस्ट की बात करें, एक राइटेड टेस्ट में क्रिटिकल रीजन वो एरिया जहां टेस्ट Z यानी Z इतना लार्ज हो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। ठीक है। फॉर अल्फा 0.10 इन अ राइटेड टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल Z टेबल इज 1.645 क्योंकि P ब्रैकेट में Z इज ग्रेटर देन 1.645 इज इक्वल टू 0.10। दस क्रिटिकल रीजन Z ग्रेटर देन 1.645 मीनिंग अगर हम कैलकुलेटेड Z एक्सीड करती है आपकी 1.645 को तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है इन फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन 1 Z इज लेस देन इक्वल टू 1.96 ये गलत है, ये टू टेस्ट के लिए रेलेवेंट है एट अल्फा 0.05 टोटल, जहां क्रिटिकल वैल्यूज प्लस माइनस 1.96 होते हैं, ये वांटेड टेस्ट के लिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 की बात करिए यानी Z यहाँ पे 1.96 के ग्रेटर है, ये भी गलत है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू अल्फा 0.025 और वांटेड टेस्ट व्हिच इज टू स्ट्रिक्ट फॉर अल्फा 0.10। ऑप्शन 3 की बात करें Z इज ग्रेटर देन 1.645, ये परफेक्टली मैच करता है क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ राइटेड टेस्ट एट अल्फा 0.10 एज पर Z टेबल। और ऑप्शन 4 की बात करें Z इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1.645, ये भी गलत है, ये लेफ्ट हैंड टेस्ट के लिए वैलिड होता है जहां नल हाइपोथेसिस वुड सजेस्ट कि mu1 इज लेस देन mu2, लेकिन क्वेश्चन में H1 है और mu1 ग्रेटर देन mu2 है, सो ये रॉन्ग है, लाइकली कहीं ना कहीं इसका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। अगर मैं आपको एटीएफ का बताऊं, इन शॉर्ट अगर हम कैलकुलेटिव वे में चलें तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 और अपना ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, बट कई जगह पे आपको इसका ऑप्शन नंबर 4 भी मिलेगा आंसर, सो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया पूरी डिटेल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, आप रीड आउट कर लो। 81 क्वेश्चन की हम अगर बात करें, देखो ये क्वेश्चन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग साइकिल के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 CEBDA, ये कैश फ्लो का कोर है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सी रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। देखो ऑपरेटिंग साइकिल शुरू होता है जब रॉ मटेरियल एक्वायर किए जाते हैं और स्टोर होते हैं अंटिल दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये पीरियड कवर करता है टाइम रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री में रहते हैं बिफोर एंटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और इशुएंस का टाइम शामिल होता है, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर प्रोडक्शन साइकिल। फिर ई आएगा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये पीरियड में लेबर, मशीन टाइम और ओवरहेड कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में बदलती है। वर्क इन प्रोग्रेस फेज क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रोडक्शन का एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। फिर बी आएगा फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है, गुड्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में स्टोर होते हैं अंटिल दे आर सोल्ड टू कस्टमर्स। ये पीरियड कवर करता है स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम को बिफोर सेल्स ऑर्डर फुलफिल होते हैं। फिनिश गुड्स का टाइम मार्केट डिमांड और सेल्स एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। फिर डी आएगा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। गुड्स सेल होने के बाद सेल्स ऑफन क्रेडिट पे होती हैं, क्रिएटिंग अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स। ये पीरियड ट्रैक करता है द टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर्स। कंप्लीट होता है जिससे कन्वर्जन फ्रॉम गुड्स टू लिक्विड फंड्स। एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट रिड्यूस करती है इस पीरियड को जिससे कैश इनफ्लो स्पीड अप होते हैं। फिर आता है ए पेएबल डेफरल पीरियड। फाइनली पेएबल डेफरल पीरियड आता है मेन जो ओवरलैप्स करता है विद द साइकिल, लेकिन टिपिकली लास्ट कंसीडर होता है इन नेट कैश फ्लो एनालिसिस। ये पीरियड ट्रैक करता है टाइम ड्यूरिंग विच द फर्म डिलेज पेमेंट टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल और अदर इनपुट्स को इफेक्टिवली जो नेट कैश फ्लो, नेट कैश आउटफ्लो को रिड्यूस करता है। लॉन्गर डेफरल पीरियड्स फ्री अप करते हैं कैश को, इंप्रूव करते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल के ड्यूरेशन को। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखो ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट्स के कमर्शियल पेपर्स के इंट्रोडक्शन और रेगुलेशन को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बघुल कमेटी। ये कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले वर्ना कमेटी गलत है, वर्ना कमेटी कोई रिकॉग्नाइज्ड कमेटी नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और कमर्शियल पेपर्स।
ये लाइकली एक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है विद नो हिस्टोरिकल रेलेवेंस। फिर पद्मान भवन कमेटी, ये भी गलत है। पद्मान भवन कमेटी ने बैंकिंग सुपरविजन पे फोकस किया था और उसके रिलेटेड रिफॉर्म्स पे, नॉट ऑन इंट्रोड्यूसिंग कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये सीपी गाइडेंस से अनरिलेटेड है। फिर कालीन कमेटी, ये भी गलत है। कालीन कमेटी भी कोई स्टैंडर्ड कमेटी नहीं है इन आरबीआई फाइनेंशियल हिस्ट्री। ये एक इररेलेवेंट ऑप्शन है, पॉसिबली अ डिस्ट्रैक्टर कह लो। फिर वघुल कमेटी आती है, ये बिल्कुल ठीक है। वघुल कमेटी 1987 में ऑफिशियली द वर्किंग ग्रुप ऑन मनी मार्केट थी, जिसको रिकमेंड किया गया, तो जिसने रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर्स इन इंडिया एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉर्पोरेशंस। सीपी फर्म्स को अलाउ करते हैं फंड्स को रेज करने के लिए फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स बाय इशूइंग अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स, जो टिपिकली 7 दिन से लेकर 1 साल तक होते हैं एट अ डिस्काउंट। आरबीआई ने इस कमेटी के गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया टू रेगुलेट सीपी इशूएंस, जो लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी मनी मार्केट में चीज इंश्योर करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 83rd क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस के अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशंस को कवर करता है यूजिंग शेयर प्राइस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 ₹9। ये स्टॉक वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं, देखो कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। देखो डाटा शेयर प्राइस 280 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 220 है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है। ठीक है जी। सो फॉर्मूला शेयर प्राइस का क्या है? शेयर प्राइस इक्वल्स ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये फॉर्मूला ब्रेक डाउन करता है शेयर प्राइस को दो कंपोनेंट्स में। पहला नो ग्रोथ वैल्यू, यानी ईपीएस को आप कॉस्ट से डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन करंट अर्निंग्स कैपिटलाइज्ड एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर ग्रोथ वैल्यू आएगी जो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। अब रीअरेंज करो ईपीएस को सॉल्व करने के लिए, शेयर प्राइस माइनस पीवी0 इक्वल्स ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। सो वैल्यूज को पुट करो, 280 माइनस 220 इक्वल्स ईपीएस डिवाइडेड बाय 0.15, 60 इक्वल्स ईपीएस डिवाइडेड बाय 0.15। सो सॉल्व कर दो, ईपीएस इक्वल्स 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो ईपीएस 9 आएगा, confirming the no growth component of share price after accounting for growth opportunities। ठीक है जी, 84th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन के ट्रांजैक्शंस को सीक्वेंस में अरेंज करता है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 DCBAE। ये टैक्स प्लानिंग का कोर है। सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले डी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो प्रोफेशनल टैक्स होता है। पहला स्टेप है प्रोफेशनल टैक्स, यानी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट को डिडक्ट करना व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम सैलरीज अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, जो टैक्स सैलरी को रिड्यूस करता है। ये सैलरी हेड के कैलकुलेशन का इनिशियल स्टेप है। फिर सी आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी डिडक्टिबल है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हो। देखो डिडक्शन अप टू 2 लाख पर ईयर अलाउड है फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन्स, जो आपकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम को रिड्यूस करते हैं, ऑफन रिजल्टिंग इन अ लॉस। फिर बी आएगा इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस फॉर कैपिटल गेन एग्जम्पशन। अब इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस फॉर कैपिटल गेन एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर अप्लाई की जाती है जब आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस री इन्वेस्ट होता है दूसरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, तो गेन एग्जाम्प्ट है, जिससे टैक्सेबल कैपिटल गेन रिड्यूस होता है। फिर ए आएगा इन्वेस्टमेंट इन ओन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जब आपने इनकम अंडर ऑल हेड्स को कंप्यूट कर लिया लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्सेज, सो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C या फॉर पीपीएफ कंट्रीब्यूशन उसको अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट अप टू 1.5 लाख एनुअली क्वालिफाई करती है फॉर डिडक्शंस के लिए, जिससे जीटीआई रिड्यूस होती है। फिर ई आता है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। फाइनली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने सेल्फ और फैमिली के लिए पे किया वो डिडक्टिबल है अंडर सेक्शन 80D ड्यूरिंग सेक्टर 6 से डिडक्शन जो टिपिकली आफ्टर सेक्शन 80C आती हैं। इसमें डिडक्शन अप टू 25,000 और 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है वो अलाउड है। फर्दर जो जीटीआई को रिड्यूस करती है टैक्सेबल इनकम पे अराइव ऑन करने की। ठीक है जी, आगे चलते हैं 85th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यानी गैट्स के वेवियर को कवर करता है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज।
ये ग्लोबल ट्रेड फेयरनेस का की है। अब ऑप्शंस की बात करें, एडजेसेंट कंट्रीज गलत है, एडजेसेंट कंट्रीज का कोई रेलेवेंस नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैट्स बिहेवियर और डब्ल्यूटीओ पॉलिसी। ये ऑप्शन रेलेवेंट है, लाइकली अ डिस्ट्रैक्टर। फिर आती है नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज, ये भी गलत है, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज भी डब्ल्यूटीओ ट्रेड पॉलिसीज में कोई रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी नहीं है। गैट्स बिहेवियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, नॉट जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेटस, और ये इनकरेक्ट है। फिर आती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी सिएटल में 1999 ने डिसीजन लिया टू अलाउ मेंबर्स टू वेव आर्टिकल 2 यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट ऑफ गैट्स, पर जिससे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को परमिट किया गया टू सर्विसेज और सर्विस सप्लायर्स फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये वेवियर एलडीसीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है बाय गिविंग देम बेटर मार्केट एक्सेस इन सर्विसेज ट्रेड विदाउट रिक्वायरिंग रेसिप्रोसिटी। अब एलडीसी जैसे कि यूएन ने डिफाइन की है, इसमें कंट्रीज विद लो इनकम, वीक ह्यूमन रिसोर्सेज और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आते हैं। अब सार्क कंट्रीज की बात करें, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो, सार्क कंट्रीज यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्पेसिफिकली टारगेट नहीं है बाय दिस गैट्स बिहेवियर। While some SAARC nations may be LDCs, the behavior applies globally to all LDCs, not just this regional group. ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। देखो, ये क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बी सी डी ई ए। ये कॉस्ट एक्यूरेसी का कोर है। अब ऑप्शंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटीज यानी पी। ईबीसी शुरू होता है बाय आइडेंटिफाइंग द की एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस। ये स्टेप फाउंडेशनल है क्योंकि एक्टिविटीज कॉस्ट एलोकेशन का बेस होती हैं। फिर आएगा सी, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, डिफाइन और डॉक्यूमेंट कैसे ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं टू अंडरस्टैंड देयर रिसोर्स यूसेज, फॉर एग्जांपल लेबर आवर्स, मशीन टाइम्स। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हेल्प करती है एक्टिविटीज को मैप करने के लिए टू द कॉस्ट, जिससे क्लैरिटी कॉस्ट ड्राइवर्स में इंश्योर होती है। फिर डी आएगा आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड कॉस्ट पूल्स। अब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज यानी जो कस्टमर वैल्यू नहीं बढ़ाती, लाइक एक्सपेंस, एक्सेसिव इंस्पेक्शंस, और कॉस्ट पूल्स यानी ग्रुप्ड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये स्टेप कॉस्ट एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है बाय सेपरेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट फॉर एलोकेशन। अब ई आते हैं सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट विद ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ड्राइवर जैसे मशीन आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट किए जाते हैं टू मेजर एक्टिविटी कंजम्पशन, और कॉस्ट को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे ट्रेस किया जाता है बेस्ड ऑन ड्राइवर यूसेज। ये इंश्योर करता है प्रिसाइज कॉस्ट एलोकेशन जो ट्रू रिसोर्स कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आएगा ए, स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिव्यू फॉलो। फाइनली स्टाफ ट्रेनिंग ऑन एबीसी इंप्लीमेंटेशन और सिस्टम रिव्यू को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है उसमें। ये स्टेप इंश्योर करते हैं एबीसी सिस्टम सस्टेनेबल और इफेक्टिव रहता है ओवर द टाइम। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। देखो, ये क्वेश्चन लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करता है यानी डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम मैनेजरियल ट्रेट्स, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बी ई ओनली। ये लीडरशिप का एसेंस है। ऑप्शंस की बात करें, ए फोकसिंग ऑन सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स, ये गलत है। देखो, ये मैनेजरियल ट्रेट है, एम्फसाइजिंग एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टम्स, प्रोसेसेस और रूल्स। लीडर्स डेलीगेट सिस्टम्स टू मैनेजर्स, सो दिस डजंट डिफाइन लीडरशिप। फिर बी, आई ऑन हॉरिजॉन, ये बिल्कुल ठीक है। आई ऑन हॉरिजॉन एक ट्रू लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्लेक्टिंग अ लीडर्स फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रेटेजिक गोल्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। लीडर्स बिग पिक्चर पे देखते हैं, गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ग्रोथ और चेंज। फिर सी आएगा आस्क हाउ एंड व्हेन, यानी ये बिल्कुल गलत है। आस्किंग हाउ एंड व्हेन मैनेजरियल ट्रेट है, फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूशन डिटेल्स और टाइमलीनेस। लीडर्स आस्क व्हाट और व्हाई, प्रायोरिटाइजिंग पर्पस और डायरेक्शन ओवर ऑपरेशनल स्पेसिफिक्स। अब डी, डज थिंग्स राइट, ये भी गलत है। डूइंग थिंग्स टू राइट एफिशिएंसी, यानी एक मैनेजर का ट्रेट है इंश्योरिंग टास्क करेक्टली एग्जीक्यूटेड होते हैं। लीडर फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग्स यानी इफेक्टिवनेस, चूजिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज ओवर मेयर एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी लीडर्स का मेन काम है फोकस करना राइट थिंग्स पे। अब ई, ओरिजिनेट्स की बात करें, ये ठीक है। ओरिजिनेट्स एक लीडरशिप ट्रेट है क्योंकि लीडर्स इनोवेट, क्रिएट न्यू आइडियाज और इंस्पायर चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये विजनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी लीडरशिप को डिफाइन करती है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। देखो,
ये क्वेश्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के वैल्यू एडेड सर्विसेज को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज। ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो ऑप्शंस की बात करें, लाइन ऑफ क्रेडिट ये गलत है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक कोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो एक्सिम बैंक ऑफर करता है टू सपोर्ट ओवरसीज बायर्स और प्रोजेक्ट, नॉट अ वैल्यू एडेड सर्विस। ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग है, नॉट एडवाइजरी और प्रमोशनल सपोर्ट। फिर प्री शिपमेंट क्रेडिट ये भी गलत है। प्री शिपमेंट क्रेडिट भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है प्रोवाइडिंग फंड्स टू एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट बिफोर शिपमेंट। ये कोर लेंडिंग सर्विस है, नॉट अ वैल्यू एडेड। बायर्स क्रेडिट भी गलत है। बायर्स क्रेडिट में फाइनेंसिंग फॉरेन बायर्स आता है टू परचेज इंडियन एक्सपोर्ट्स, अगेन अ कोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ये नॉट अ वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये ट्रेड फैसिलिटेशन का पार्ट है लेकिन एडवाइजरी नहीं। और लास्ट में एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज एक वैल्यू एडेड सर्विस है प्रोवाइडिंग मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च, प्रमोशन सपोर्ट, ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन और एडवाइजरी सर्विसेज ताकि जो एक्सपोर्टर्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस किया जा सके। ये बियॉन्ड फाइनेंसिंग जाती है, हेल्पिंग एक्सपोर्टर्स बिल्ड मार्केट प्रेजेंस और स्ट्रेटजी। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। देखो ये क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड्स को चेक करते हैं और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब डिजाइन। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस। ये एम्प्लॉय मोटिवेशन का की है। ऑप्शंस की बात करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस एक फॉर्म है ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन या फीडबैक, टिपिकली पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, नॉट जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का मेन फोकस होता है टास्क स्ट्रक्चर पे, वर्क एनवायरनमेंट और ऑटोनॉमी पे, वेयर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सट्रिंसिक और सोशल रिवॉर्ड्स हैं, मेकिंग दिस द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स, ये बिल्कुल गलत है। देखो फ्लेक्सिबल आवर्स एक जॉब डिजाइन एलिमेंट है अलाउइंग एम्प्लॉयज कंट्रोल ओवर वर्क शेड्यूल्स टू एनहांस वर्क लाइफ बैलेंस और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जॉब फ्लेक्सिबिलिटी का कोर पार्ट है। फिर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, ये भी गलत है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन जॉब डिजाइन में ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड करते हैं, बूस्टिंग एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को थ्रू जॉब स्ट्रक्चर देते हैं। फिर आता है फ्लेक्सिबल ब्रेक्स, ये भी बिल्कुल गलत है। फ्लेक्सिबल ब्रेक्स भी जॉब डिजाइन का पार्ट है, ऑफरिंग एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबिलिटी इन ब्रेक शेड्यूल्स टू इंप्रूव कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी। ये एक वर्क एनवायरनमेंट का एलिमेंट है, एनहांसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो 19 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेशन को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 6000 यूनिट्स है। ये प्रॉफिट प्लानिंग का मैथ है। अब इसको बताऊं, डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 56, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 32, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, टारगेट प्रॉफिट 84,000। सो अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इक्वल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू 56 माइनस 32 इक्वल्स 24। ये पर यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करता है। फॉर्मूला की बात करें टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स की, तो यूनिट्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करता है यूनिट्स नीडेड टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट यानी इज इक्वल टू 60,000 प्लस 84,000 इक्वल्स 1,44,000। यूनिट्स इज इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 6,000 यूनिट। सो टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 84,000 द फर्म मस्ट सेल 6,000 यूनिट, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखो ये क्वेश्चन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट डेट्स को मैच करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ये डेवलपमेंट फाइनेंस का कोर है। मैचेस की बात करें, ए नेशनल हाउसिंग बैंक यानी 9th of July 1988, नेशनल हाउसिंग बैंक established on 9 July 1988 under the National Housing Bank Act 1987 to promote housing finance in India. NHB regulates housing finance companies, provides refinancing or support affordable housing initiative, playing a pivotal role in real estate development. ये मैच करते हैं ऑप्शन 4 के साथ। अब आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई 1 जुलाई 1964। आईडीबीआई 1 जुलाई 1964 को एस्टैब्लिश हुआ अंडर द आईडीबीआई एक्ट एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। इनिशियली डीएफआई, आईडीबीआई लेटर ट्रांजिशन इनटू अ कमर्शियल बैंक, लेकिन उसका कोर पर्पस इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, यानी ये ऑप्शन 1 के साथ मैच करता है।
फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी 2 अप्रैल 1990 को, यानी सिडबी 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश हुआ अंडर द सिडबी एक्ट टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थ्रू फाइनेंसिंग, प्रमोशन और डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करता है लोन्स, रीफाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट एमएसएमईज को, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर किया जा सके। और लास्ट में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई 1 जुलाई 1948 को स्टैब्लिश हुआ, यानी ये एज इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ अंडर द आईएफसीआई एक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, ताकि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जा सके। ये पायनियर्ड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को उसने प्रमोट किया, सेटिंग द स्टेज फॉर लेटर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखो ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बी सी ई ओनली। ये कॉर्पोरेट रिवाइवल का की है। ऑप्शन की बात करें ए द एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेटेड, ये बिल्कुल गलत है। देखो लिक्विडेशन में वाइंडिंग अप होती है कंपनी की, जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है या वॉलंटरी बाइंडिंग अप में होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यू करती है, ओनली रीस्ट्रक्चरिंग होती है कैपिटल और लायबिलिटीज की, सो ये गलत है। फिर नो न्यू कंपनीज फॉर्म, ये बिल्कुल ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई न्यू कंपनी नहीं बनाई जाती, द एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर या लायबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज करना होता है। ये डिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जहां न्यू एंटिटी टिपिकली फॉर्म होती है। सी की बात करें रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड समटाइम लायबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में काफी केसेस में शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है, लाइक राइटिंग ऑफ होता है कम्युलेटेड लॉसेस का, और समटाइम लायबिलिटीज भी रिड्यूस होती हैं जैसे क्रेडिटर सेटलमेंट। ये हेल्प करता है फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करने में बाय एलिमिनेटिंग लॉसेस और अनरिप्रेजेंटेड एसेट्स, जो कोर फीचर है इस प्रोसेस का। डी की बात करें न्यू कंपनी इश्यूज फ्रेश कैपिटल, ये भी गलत है। कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, सो क्वेश्चन ऑफ इशूइंग फ्रेश कैपिटल बाय न्यू एंटिटी ये अराइज ही नहीं होता। एग्जिस्टिंग कंपनी में इशू न्यू शेयर्स पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ड्यू टू न्यू कंपनी रेफरेंस। अब ई की बात करें डन एज पर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्पेशली कैपिटल रिडक्शन को सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, रिक्वायरिंग एनसीएलटी अप्रूवल और क्रेडिटर प्रोटेक्शन मेजर। ये लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कंप्लायंस और फेयरनेस इन रिस्ट्रक्चरिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 9 के अंदर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर डिडक्शन को कवर करता है, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 5 लाख। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया इसमें ऑप्शन 3 यानी 21 लाख को करेक्ट बोला गया है, लेकिन ये लाइकली एरर है, और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 5 लाख इसका सही आंसर होना चाहिए। देखो डाटा की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 25 लाख, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 का है, और रूल अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 9 क्या कहता है। देखो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है कि यानी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली फाइनेंस प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉय एक डिडक्टिबल है इन 5 equal installments over 5 years while computing profit and gains of business or profession। ये सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव को प्रमोट करता है विद टैक्स बेनिफिट्स। अब एनुअल डिडक्शन की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर 25 लाख है, एनुअल डिडक्शन होगी यानी डिवाइड बाय 5 कर दो, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 5 लाख। सो 24-25 की जो डिडक्शन है फॉर असेसमेंट ये 24-25 एक्स लिमिटेड 5 लाख एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। देखो डॉक्यूमेंट क्लेम करती है 21 लाख यानी ऑप्शन 3, ये किसी के साथ अलाइन नहीं करता 1/5 रूल के साथ, सजेस्टिंग अ टाइपो इन ऑप्शन और करेक्ट आंसर। जो स्टैंडर्ड लॉ सपोर्ट करते हैं वो 5 लाख है, जो ऑप्शन जो नंबर इसका 4th है वो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 2.5 लाख की था से जगह पे 5 लाख आएगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। अब आगे चलते हैं 94th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज को चेक करता है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फेयर बट नॉट फर्म, ये नेगोशिएशन का कोर है। ऑप्शंस की बात करें, डू नॉट हरी, ये बिल्कुल ठीक है। नॉट हरिंग एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग स्ट्रेटजी है क्योंकि रशिंग वीकन्स करती है बार्गेनर की पोजीशन को बाय साइनिंग सिग्नलिंग डेस्परेशन।
पेशेंस अलाउ करती है बेटर असेसमेंट और लिवरेज नेगोशिएशंस में, जो इसको अच्छा बनाती है। सेकंड, बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फेयर बट नॉट फर्म, ये बिल्कुल गलत है। फेयर बट नॉट फर्म रेपुटेशन बार्गेनर्स के लिए नहीं सही है, क्योंकि फेयरनेस यानी ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ फर्मनेस यानी प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट भी जरूरी है। लैक ऑफ फर्मनेस एम्प्लॉयज को अग्रेसिव डिमांड्स या कंसेशंस के लिए इनकरेज करती है, जो बार्गेनर की इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन करती है चीज। ये करेक्ट आंसर है एज अ वीकेस्ट स्ट्रेटेजी। तीसरा, स्ट्राइव टू कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पोजीशन, ये बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बार्गेनिंग सही है, क्योंकि इट अलाउ करती है रूम फॉर कंप्रोमाइज विदाउट लूजिंग कोर ऑब्जेक्टिव्स। ये विन विन आउटकम्स को फैसिलिटेट करती है, मेंटेनिंग नेगोशिएशन बैलेंस। और चौथा यानी रिस्पेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेस सेविंग फॉर अदर पार्टी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फेस सेविंग रिस्पेक्ट करना सही है, एज इट मेंटेन्स गुडविल और प्रिवेंट्स हॉस्टिलिटी, जो स्मूदर एग्रीमेंट्स को प्रमोट करती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है इन इफेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। देखो, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन के डिडक्शन को कवर करता है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 50%। ये इनकम टैक्सेशन का की है। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, देखो अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 8 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन, ये टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब डिडक्शन की बात करें अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 4, सेक्शन 57 सबसेक्शन 4 अलाउ करता है 50% ऑफ डिडक्शन ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम with no further deduction permitted, यानी no expenses can be claimed in this case। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिंप्लीफाई करती है टैक्स कंप्यूटेशन और रिलीफ प्रोवाइड करती है टू टैक्स पेयर। सो रिजल्ट 50% इंटरेस्ट इनकम डिडक्टेबल है, सो जो इस 50% इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखो, ये क्वेश्चन रीजनल रूरल बैंक्स के शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो को कवर करता है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 50 15 35, ये रूरल फाइनेंस का कोर है। देखो, आरआरबी के स्ट्रक्चर की बात करें, यानी रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज को प्रमोट किया जा सके। उनकी शेयर कैपिटल बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सरिंग बैंक। अब जो प्रिस्क्राइब्ड रेशियो है एज पर एक्ट चलें तो जो शेयर कैपिटल है वो डिवाइड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। ये रेशियो इंश्योर करता है बैलेंस्ड गवर्नेंस और फंडिंग फॉर आरआरबीज रूरल बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। बेसिकली इसमें ना मिसिंग हो गया क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक आप लिख लो इसको। देखो, ये क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स को उनके डेफिनेशन से मैच करता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोर है। सबसे पहले ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, यानी जो रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू इनिशियल आउटफ्लो है। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेजर करता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, इंडिकेट करता है वायबल प्रोजेक्ट, यानी आपका इंटरेस्ट रेशियो से अगर ग्रेटर है, रिफ्लेक्टिंग वैल्यू क्रिएटेड पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बी की बात करें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला है इसका। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होता है, यहाँ आपको कैलकुलेट करके बताता है द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड किया जाता है बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द प्रोजेक्ट्स लाइफ। ये फोकस करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे, नॉट कैश फ्लोज, जो इसको सिंपलर बट लेस प्रिसाइज बनाता है। फिर तीसरा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट इक्वेटिंग इन्वेस्टमेंट विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक डिस्काउंट रेट है दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट जीरो, इक्वेटिंग द इन्वेस्टमेंट आउटले विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। आईआर अगर ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ये प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपाउंड रेट विद डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है कंपाउंड एवरेज एनुअल रेट अज्यूमिंग कैश इनफ्लोज, उनको री इन्वेस्ट किया जाता है एट स्पेसिफाइड रेट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेदर देन प्रोजेक्ट्स आईआरआर। ये एड्रेस करता है आईआरएस री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन फ्लो, जो एक रियलिस्टिक मेट्रिक को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। देखो, ये क्वेश्चन सर्विस मार्केटिंग के कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन को कवर करता है।
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सर्विस बेनिफिट्स, ये सर्विस वैल्यू का ही है। अब ऑप्शंस की बात करें, सर्विस बेनिफिट्स बिल्कुल ठीक है। देखो सर्विस बेनिफिट्स का मतलब है कस्टमर नीड्स और वांट्स दैट सर्विस फुलफिल्स। नीड्स और वांट जैसे कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये कोर है ऑफ व्हाट ड्राइव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी इन सर्विस डिलीवरी। फिर सर्विस एक्सपेक्टेशंस की बात करें, ये गलत है। सर्विस एक्सपेक्टेशंस आर दी एंटीसिपेटेड लेवल ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, जो पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है या प्रोमिसेस पे, नॉट द नीड इटसेल्फ। एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस करती है सेटिस्फेक्शन को बट आरंट द फुलफिल्ड नीड्स। तीसरा सर्विस ऑफर, ये भी गलत है। सर्विस ऑफर पैकेज ऑफ सर्विसेज है जो प्रोवाइडेड है, यानी फॉर एग्जांपल फीचर्स या प्राइसिंग, नॉट द कस्टमर अंडरलाइंग नीड। ऑफर डिलीवर बेनिफिट्स बट इजंट द नीड सेटिस्फेक्शन इटसेल्फ। और चौथा सर्विस लेवल, ये भी गलत है। सर्विस लेवल रेफर करता है टू क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, नॉट द कस्टमर नीड, यानी सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी और एक्सटेंट यानी जैसे उनकी स्पीड, एक्यूरेसी, ये परफॉर्मेंस का मेजर है, नॉट द फुलफिल्ड नीड। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड एक्स 1930 के गुड्स क्लासिफिकेशन को उनके डेफिनेशन से मैच करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ई का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये कमर्शियल लॉ का कोर है। अब बात करें ए स्पेसिफिक गुड्स यानी आइडेंटिफाइड एट कॉन्ट्रैक्ट टाइम। Specific goods are identified and agreed upon at the time of making the contract of sale. For example, a particular item in a showroom. ये clear ownership और transferability define करता है। ये ऑप्शन 4 के साथ मैच करता है। फिर ascertained goods यानी ये identified after contract. Ascertained goods को identify किया जाता है और agreed upon होते हैं subsequent to the contract. For example, selecting specific item from larger batch after sale agreement. ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को कवर करता है। फिर आते हैं अनएसर्टेन गुड्स, ये नॉट आइडेंटिफाइड एट द कॉन्ट्रैक्ट टाइम। अनएसर्टेन गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अ जेनेरिक क्वालिटी लाइक 100 kg ऑफ राइस विदाउट स्पेसिफाइंग व्हिच यूनिट्स। ठीक है जी, और ये जेनेरिक ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड लेटर। Future goods are goods to be manufactured, produced or acquired by the seller after the contract. For example, customer orders या yet to be produced items, ये forward contracts को cover करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 100। देखो ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के डिजिटल सिग्नेचर्स के प्रॉपर्टीज को चेक करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 एबीडी ओनली। सो अब ऑप्शंस की बात करें, डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एक स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स लाइक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी। आईटी एक्ट 2000 रिकॉग्नाइज करता है डिजिटल सिग्नेचर्स को एज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर डिजिटल सिग्नेचर आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ऑन पीकेआई स्टैंडर्ड्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करता है, उसको इनेबल करता है। ग्लोबल फ्रेमवर्क्स लाइक ईयूज EIDAS और UNCITRAL सपोर्ट करता है इस एक्सेप्टेंस को। फिर ईच वेंडर हैज टू मेक हिज ओन स्टैंडर्ड, ये गलत है क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA इन इंडिया अंडर द IT एक्ट। वेंडर फॉलो करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स, नॉट क्रिएट देयर ओन। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ब्रॉडर देन डिजिटल सिग्नेचर, ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ब्रॉडर टर्म है इनकम्पासिंग वेरियस मेथड जैसे स्कैन सिग्नेचर्स, पिन्स और बायोमेट्रिक्स, व्हाइल डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर और क्रिप्टोग्राफिक सबसेट है। IT एक्ट डिफरेंशिएट करता है दोनों के बीच में विद डिजिटल सिग्नेचर ऑफरिंग हायर सिक्योरिटी। और लास्ट की बात करें, डिजिटल सिग्नेचर इज लेस सिक्योर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये गलत है। डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा सिक्योर होते हैं देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ड्यू टू इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन वाया PKI। ये स्टेटमेंट गलत है, डिजिटल सिग्नेचर सुपीरियर सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप्स आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।